हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। और जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है आज का, उसका जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को। इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के जो वन लाइनर क्वेश्चंस है उन्हें हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चन, जो मैंने कल अपलोड किया था। उसके पहले मैंने अपलोड किया था ईएमटी के क्वेश्चंस को। और कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चंस हैं, आपकी जो प्रिपरेशन है सीयूईटी पीजी फिजिक्स एग्जाम की, इवन फॉर जियो फिजिक्स का जो एग्जाम है जो शायद कल है, तो उसके लिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहे होंगे। आपको बहुत हेल्प इन क्वेश्चन से मिल रही होगी। इवन आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और आप ये क्वेश्चंस करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं एडवांटेज ही मिलेगा एग्जाम के अंदर, है ना। ये इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, करीबन 200 से के आसपास क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि इनमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो 250 अगर क्वेश्चन करके जा रहे हो ऐसे जो सीधे वन लाइनर है, तो उनमें से कहीं ना कहीं 15-20 क्वेश्चन टकराएंगे। 15-20 क्वेश्चन टकराने का मतलब है 60 नंबर 70 नंबर बन जाना, है ना। तो इन क्वेश्चन को जरूर करके जाना। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को कंटिन्यू करें। उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ अगर पॉसिबल है तो। चलिए साहब, स्टार्ट किया जाए। तो पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है इन एक्सॉर गेट इफ ए इज इक्वल्स टू 1, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, तो आउटपुट वैल्यू क्या होगी, है ना। तो एक्सॉर गेट जो है, एक्सॉर गेट उसका जो आउटपुट है वो क्या होता है, ए प्लस और बी। ये प्लस के चारों तरफ गोला लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसका जो आउटपुट है वो क्या है, ए बी बार प्लस ए बार बी, ए बी बार प्लस ए बार बी। तो यहां से जो आउटपुट मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, 1 1 और प्लस क्या मिलेगा, 0 0, 1 1 0 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां आपके पास आंसर जो आ गया वो क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। द हाफ एडर इज यूज टू ऐड द फॉलोइंग नंबर। अब हाफ एडर जो है वो यूज किया जाता है 0 या 1 के लिए, है ना। आपके पास दो ही बाइनरी डिजिट है, या 0 या 1। कितनी बाइट्स, कितने बिट्स हो गई, 2 बिट्स हो गई। तो किसके लिए यूज किया जाता है, 2 बिट्स के लिए। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, 2 बिट्स। नैंड गेट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। नैंड गेट को किस कॉम्बिनेशन से बनाया जा सकता है। तो नैंड गेट किस कॉम्बिनेशन से बनेगा भाई, वो बनेगा एंड से और नॉट से। ठीक है, आ गया हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ अ एम्पलीफायर गेन एंड बीटा इज फीडबैक फैक्टर, ए इज एम्पलीफायर गेन और बीटा जो है वो फीडबैक फैक्टर है। तो फॉर एम्पलीफायर टू हैव सस्टेनेबल ऑसिलेशन, सस्टेनेबल ऑसिलेशंस के लिए क्या कंडीशन लगती है, बर्क हुसैन क्राइटेरिया। बर्क हुसैन क्राइटेरिया क्या होता है, ए बीटा इक्वल्स टू 1, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए सही आंसर हो गया। डी मॉर्गन सेकेंड थ्योरम, डी मॉर्गन्स की जो फर्स्ट थ्योरम है वो क्या है, ए प्लस बी बार, ये किसके बराबर होता है, ए बार और बी बार। सेकेंड थ्योरम जो है वो क्या होती है, डी मॉर्गन्स की जो सेकेंड थ्योरम होती है वो क्या होती है, ए बी बार इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार। तो हमें कौन सी थ्योरम पूछी है, सेकेंड थ्योरम। तो सेकेंड थ्योरम कौन सी हो गई, ये वाली। फिर हमें पूछा है इन एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्किट, एनपीएन ट्रांजिस्टर का सर्किट है, उसमें अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है और हमें आईसी गिवन है। आईसी बोले तो कलेक्टर करंट गिवन है और आईबी की वैल्यू पूछी है। अब इसको करने के आपके दो तरीके हैं। एक तो आप बीटा की वैल्यू निकाल लो। बीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, बीटा बराबर होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। फिर आप बीटा का फॉर्मूला लगाओगे आईसी अपॉन आईई, है ना। आईसी अपॉन आई लगाओगे, फिर आईबी निकालोगे, आईसी अपॉन आईबी लगाओगे, सॉरी सीधा आईसी अपॉन आईबी लगाओगे। फिर यहां से बीटा से डिवाइड कर दोगे आईसी को, आई बीटा की वैल्यू आ जाएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, आप अल्फा का फॉर्मूला यूज कर लो, अल्फा इक्वल्स टू कौन सा, आईसी, आईसी ओवर आईई, कॉमन बेस के केस में। तो यहां से आप निकाल लोगे आईई और आईई किसके बराबर हो जाएगा, आईबी प्लस आईसी। तो आईबी की वैल्यू आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में शायद ऑप्शंस गलत है, इसके जो ऑप्शन होंगे वो एक ऑप्शन आएगा 0.162 आंसर आएगा इसका। तो उसके अकॉर्डिंगली इसका जो ऑप्शन है वो सही कर लेना, 0.162 कर लेना, 162 मिली एम्पियर कर लेना इसका ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन कर लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर इन हाफ वेव रेक्टिफायर, रिपल फैक्टर जो होता है उसका वैल्यू क्या होती है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर होता है 1.21। ये किसके लिए, हाफ वेव के लिए, हाफ वेव के लिए। और फुल वेव के लिए कितना होता है, 0.48। ये किसके लिए होता है, फुल वेव। ठीक है, तो रिपल फैक्टर हाफ वेव के लिए कितना हो गया, 1.21, और फुल वेव के लिए कितना हो गया, फुल वेव के लिए हो गया 0.48।
नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन पूछा है उसमें बोला है हमें इन अ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, सी कॉन्फ़िगरेशन है विद कांस्टेंट कलेक्टर वोल्टेज। कांस्टेंट कलेक्टर वोल्टेज कितना गिवन है 8.5 वोल्ट। द बेस वोल्टेज चेंज, बेस वोल्टेज चेंज हो रहा है 0.730 से और 0.715, यानी कि चेंज इन वोल्टेज जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.015 वोल्ट। कितना आ रहा है 0.015 वोल्ट। एंड द बेस करंट चेंजेस फ्रॉम 20 म्यू एम्पियर टू 10 म्यू एम्पियर, यानी कि चेंज इन करंट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 10 म्यू एम्पियर आ रहा है। चेंज इन करंट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 10 म्यू एम्पियर आ रहा है। तो इनपुट इंपेडेंस पूछा है, तो इंपेडेंस इनपुट कितना हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। भाग लगा दो, आंसर आ जाएगा कितना 1500 ओम। क्या आंसर आ जाएगा 1500 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं बोला है पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो इम्प्योरिटी होनी चाहिए वो इम्प्योरिटी पी टाइप के लिए कौन सी होनी चाहिए ट्राइवेलेंट। ठीक है, कौन सी होनी चाहिए ट्राइवेलेंट। अब ट्राइवेलेंट कौन कौन सी होती है गैलियम, गैलियम होती है, इंडियम होती है और कौन सी होती है बोरोन होती है। तो हमें एग्जाम्पल में कौन सा दिया है, हमें एग्जाम्पल में दिया है गैलियम, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका गैलियम। फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अ सेमीकंडक्टर कंपाउंड, इनमें से कौन सा मटेरियल एक सेमीकंडक्टर कंपाउंड है। तो ए ऑप्शन है कार्बन, बी ऑप्शन है जर्मेनियम, सी ऑप्शन है सिलिकॉन और डी है इंडियम फॉस्फाइड। तो आंसर क्या आएगा इंडियम फॉस्फाइड। ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो उसके एमएससी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, है ना, एमएससी के लिए जो पीजी के लिए एमएससी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो सारे क्वेश्चंस हैं। तो क्योंकि एग्जाम में आए हुए ऑलरेडी तो फिर आप समझ सकते हो इनकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक किए बिना ही आगे निकल जाते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा है इन अ ट्रांजिस्टर द जंक्शन दैट शुड बी फॉरवर्ड बायस, कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये तो हो गए। फिर आओ 12। इन अ ट्रांजिस्टर द वोल्टेज गेन इज हाई, वोल्टेज गेन किस में हाई होता है, कौन से कॉन्फ़िगरेशन में हाई होता है, कॉमन एमिटर, कॉमन एमिटर के केस में जो वोल्टेज गेन है वो हाई होता है, यानी कि ए ऑप्शन। सीसी कॉन्फ़िगरेशन के केस में क्या होता है इनपुट इंपेडेंस हाई होगा और आउटपुट इंपेडेंस लो होगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, हाई इनपुट रेजिस्टेंस और लो आउटपुट रेजिस्टेंस, सी ऑप्शन आ जाएगा। द आउटपुट ऑफ एंड गेट इज 1, एंड गेट का एक आउटपुट जो 1 है तो वैल्यू ऑफ ए और बी की वैल्यू क्या होगी बी होगी। क्यों, क्योंकि जो एंड गेट का जो ऑपरेशन होता है वो प्रोडक्ट का ऑपरेशन होता है, तो एंड गेट का क्या होगा ए डॉट बी। अगर आप 1.0 करोगे तो 0 आएगा और आपको 1 अगर आउटपुट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा 1.1, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। फिर हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल गेट। ये दो यूनिवर्सल गेट हम पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं नैंड और एक नॉर। तो यहां पर हमें कौन सा ऑप्शन दिया है नैंड, तो ये कौन सा गेट हो गया यूनिवर्सल। फिर हमें एक बूलियन एक्सप्रेशन पूछा है, बूलियन आइडेंटिटी दी है ए बार डॉट बी और पूरे का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ है एक्स, है ना। तो ये यहां पर हम क्या लगा देंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम जो है दूसरी वाली वो क्या कहती है ए बार प्लस बी बार, है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर क्या आएगा, ये बनेगा ए बार और ए बार का बार, ए बार का तो क्या हो जाएगा बार ही रहेगा। यहाँ पर जो हमें गिवन है ये तो थ्योरम हो गई और हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या बनेगा ए बार का बार प्लस बी बार। तो ए बार का बार तो ए पे से तो बार हट जाएगा तो बचेगा क्या सिर्फ बी बार, तो यानी कि ए ऑप्शन आ जाएगा, है ना। क्या ऑप्शन आ जाएगा ए। फिर पूछा है द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर ट्रांजिस्टर इज जनरली, बीटा पैरामीटर, बीटा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर किस केस में, जब जो एमिटर है वो क्या रहता है कॉमन रहता है। कॉमन एमिटर के केस में बीटा होता है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर और इसकी वैल्यू कितनी होती है 20 से 500। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। जीनर डायोड इज कॉमनली यूज्ड एट, तो जीनर डायोड को हम कैसे यूज करते हैं, हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं। यहां पर हमें पूछा है इसका बाइनरी इक्विवेलेंट। अब बाइनरी इक्विवेलेंट कैसे बनाओगे इसका 1 0 1 0 1 0, तो इसको आप कैसे लिखोगे, पहले 2 पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर 2 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 0। ऐसे करते हुए आगे तक चलोगे तो यहां से आंसर आ जाएगा कितना 42। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूं आपको,
इसके लिए लिखोगे 2 0, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको 1 0 1 0 1 0। इसका लिखोगे 2 0, इसका लिखोगे 2 1, इसका लिखोगे 2 2, इसका लिखोगे 2 3, इसका लिखोगे 2 4 और इसका लिखोगे 2 5। तो ये तो खत्म, 0 0 वाले सारे खत्म हो जाएंगे, 0 0 वाले सारे खत्म। 2 5 कितना हो गया 32 और 2 3 कितना हो गया 8, 32 और 8 40 और 2 1 कितना हो गया 2। तो कितना आ गया आंसर 42। इस क्वेश्चन में हमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर द आउटपुट ऑफ एन एम्पलीफायर इज इन फेज विद द इनपुट सिग्नल इज इन केस ऑफ। ये क्वेश्चन क्या है, द आउटपुट ऑफ एन एम्पलीफायर इज इन फेज। आउट ऑफ फेज तो होता है वो कॉमन एमिटर के केस में। कॉमन एमिटर के केस में इनपुट और आउटपुट आउट ऑफ फेज होते हैं, यानी कि 180 डिग्री पे होते हैं, और इनका यूज होता है पावर एम्पलीफायर के तौर पे। इनका यूज होता है पावर एम्पलीफायर। कॉमन जो एमिटर है ये पावर एम्पलीफायर के लिए यूज किए जाते हैं ना। कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस के केस में तो फेज में रहते हैं इनपुट और आउटपुट दोनों ही, इनपुट और आउटपुट दोनों ही फेज में रहते हैं। जबकि कॉमन बेस की बात करें तो उसको हम वोल्टेज एम्पलीफायर के तौर पे यूज करते हैं, और कॉमन कलेक्टर को हम देखें तो उसको हम करंट एम्पलीफायर के फॉर्म में यूज करते हैं, करंट एम्पलीफायर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ लग रहा है, आउट ऑफ फेज होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि एक ऑप्शन अगर पिक करना है तो उसके केस में तो कॉमन एमिटर आएगा, क्योंकि कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस वो दोनों तो किस में होंगे, फेज में होंगे, सेम फेज में। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो ये क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना, या आउट ऑफ फेज होना चाहिए, तो कॉमन एमिटर उसके अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमें पूछा है द अल्फा वैल्यू ऑफ अ गिवन ट्रांजिस्टर। अल्फा की वैल्यू दी है, बीटा की पूछी है, तो बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। इस लगाओगे आंसर आ जाएगा 99। रिपल फैक्टर फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर 0.48। बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 786, ये बाइनरी इक्विवेलेंट बनाना है आपको, वही डिवाइड करके वो 2 से डिवाइड करके 0 1 1 करके चलते जाना है। आंसर आएगा इसका बी, है ना, इसका आंसर आ जाएगा बी, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल गेट। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था एक होगा नैंड और एक होगा नॉर, तो अब हमें नॉर दे दिया, तो आंसर क्या लगा दोगे, नॉर। हमें पूछा है कौन सा रिलेशन सही है, क्वेश्चन नंबर 25 में अल्फा और बीटा में रिलेशन पूछा है। मैंने अभी आपको बताया बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो उसके अकॉर्डिंगली चेक कर लो कौन सा बनेगा। मेरे हिसाब से ए बनना चाहिए, बना के देख लो, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा, उल्टा कर दो, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा। तो 1 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा, उल्टा कर दो, तो ये आ जाएगा, ये ए ऑप्शन आ जाएगा, ए। फिर पूछा है द रिलेशन बिटवीन ट्रांजिस्टर करंट IE IB IC। देखो भाई यहाँ पे आपको 2 रिलेशन यूज करने पड़ेंगे। एक तो आपको यूज करना पड़ेगा कौन सा वाला, अल्फा वाला। अल्फा वाला कब आता है, IC अपॉन IE। और एक यूज करना पड़ेगा आपको कौन सा वाला, गामा वाला। गामा वाला क्या होता है, IE अपॉन IB। तो यहां से तो IB की वैल्यू बनेगी किसके फॉर्म में, गामा के फॉर्म में, IE अपॉन गामा। और इसी तरह से IC की वैल्यू बन जाएगी अल्फा IE। तो IE और आप IB की जगह लिख दोगे IE ओवर गामा, और इसको क्या लिख दोगे, IC को आप लिख दोगे अल्फा IE, अल्फा IE। अब जो गामा है वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। गामा की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा रखोगे तो सब IE सब कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा के पास, ए आ जाएगा आंसर, है ना। आप लोगों के पास इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यहां पूछा है 10 वोल्ट जीनर डायोड इज यूज्ड टू रेगुलेट द वोल्टेज अक्रॉस अ वेरिएबल लोड। द इनपुट वोल्टेज इज 13 वोल्ट एंड द मैक्सिमम लोड करंट इज, ये देखो ये कुछ इस तरह का सर्किट बन रहा होगा। यहाँ पर 13 वोल्ट होगा, यहाँ रजिस्टर होगा, यहाँ जीनर डायोड लग रहा होगा, और ये तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस होगा। लोड रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट है वो 85 मिली एम्पियर है, और जीनर के अंदर जो करंट है वो 15 मिली एम्पियर है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आपको बताना है, ये वाला, और यहाँ की वोल्टेज 13 है। तो यहाँ जो टोटल करंट हो गया वो तो 100 हो गया। यहाँ पर जो टोटल करंट, क्योंकि दोनों का समेशन होगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा, 85 प्लस 15, ये तो हो गया 100। अब ये सर्किट के अंदर आपको लगाना है क्या, 100 मिली एम्पियर हो गया है ना, 100 मिली एम्पियर। 100 मिली एम्पियर का मतलब हो गया 1/10 एम्पियर। अब इस सर्किट के अंदर आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है, तो 13 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। भाई ये वाला सर्किट,
ये वाला सर्किट, तो 13 माइनस 1/10 आर माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये बचेगा कितना, 3 इक्वल्स टू 1/10 आर, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 30 ओम। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 ओम। तो आंसर जो तुम्हारा सही आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 28, द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर बेस रेजिस्टेंस बायस इज। स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू बेस रेजिस्टेंस बायस के लिए कितनी होती है, β+1। क्या वैल्यू होती है, β+1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन में बोला है इन अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर करंट VCE इक्वल्स टू VCB प्लस। अब देखो जो आप बनाते हो, कोई भी ट्रांजिस्टर बना लो, तो अगर ये कलेक्टर है, ये बेस है और ये एमिटर है, तो VCE CB प्लस BE, CB प्लस BE, तो कौन सा आ जाएगा, BE आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, बी। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी। इन अ कॉमन बेस कनेक्शन IE की वैल्यू दी है, IC की वैल्यू दी है, IB पूछा है। सिंपल सा कहानी है ये तो। IE इक्वल्स टू आपको लगाना है IC प्लस IB। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मेरे हिसाब से 0.05 आना चाहिए, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। जीनर डायोड कौन सा डिवाइस होता है, नॉन लीनियर होता है। डायोड है तो डायोड कौन सा होगा, नॉन लीनियर होगा। अगर वो लीनियर होगा तो वो ओम्स लॉ को फॉलो कर जाएगा। जीनर डायोड हैज नंबर ऑफ पीएन जंक्शंस। कितने पीएन जंक्शंस होते हैं, 2 होते हैं। जीनर डायोड हैज अ शार्प ब्रेक डाउन द वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, IRMS, RMS करंट अपॉन DC करंट एक साइनोसोडियल वेव के अंदर, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.11। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए IRMS पूछा है, तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो IRMS होता है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, वो होता है IM/√2, IM/√2। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी इसका। फिर बोला है मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए होती है 0.406 अपॉन 1 प्लस RF अपॉन RL, और मैक्सिमम कब हो जाएगी, जब ये RF को आप क्या कर दोगे, 0। तो 4% में निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 40.6%। आइडेंटिफाई पेंटावेलेंट एटम्स। तो पेंटावेलेंट में कौन सा आएगा, आर्सेनिक है ना, आर्सेनिक होता है, तो पेंटावेलेंट कौन सा आ जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा। बाकी ये तीनों तो कौन सा है, ट्राइवेलेंट है, बोरोन, गैलियम और इंडियम, ये ट्राइवेलेंट है। यहाँ डेसिमल इक्विवेलेंट बनाना है इसका, तो डेसिमल में कैसे बनाओगे, वैसे ही जैसे पहले बनाया था, 1 0 1 1, 2 0 2 1 2 2 2 3, तो ये तो खत्म। 2 पावर 3 कितना हो गया, 8। ये हो गया 8, ये हो गया +2 और ये हो गया 1, तो आंसर क्या आ गया, 11। फिर नेक्स्ट में हमें पूछा है ये जो सर्किट दिखाया गया है कौन सा रेक्टिफायर है, तो साफ दिख रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर है। कौन सा है, हाफ वेव रेक्टिफायर। फिर नेक्स्ट आ जाओ। फिर हमें पूछा है कंपेयर द एमिटर एंड कलेक्टर द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का बेस का जो साइज होता है वो क्या होता है, नैरो होता है, थिन होता है, तो क्या आएगा, ए ऑप्शन। गिवन बिलो इज द ट्रुथ टेबल ऑफ द कॉम्बिनेशन। ये किस कॉम्बिनेशन की ट्रुथ टेबल है, देखो भाई, 0 0 का 0 मिल रहा है, 0 0 का 0, और 1 1 का क्या मिल रहा है, 0। 1 1 का 0 मतलब A बीटा AB और A⁻B, 1 0 और 0 1 0 और 0 0 का भी 1, तो ये एक्सॉर होना चाहिए तुम्हारा, एक्सॉर गेट होना चाहिए। कौन सा गेट, एक्सॉर गेट। तो एक्सॉर गेट में इस तरह का आउटपुट मिलेगा तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। When a common emitter transistor amplifier is operating in saturation region, जब saturation region में ट्रांजिस्टर ऑपरेट होता है, मैंने आपको बताया हुआ है दोनों जंक्शन, चाहे वो कलेक्टर बेस जंक्शन हो चाहे वो एमिटर बेस जंक्शन हो, दोनों ही किस में होते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग में। और कट ऑफ रीजन में दोनों ही किस में होते हैं, दोनों ही कट ऑफ रीजन के अंदर किस में होते हैं, रिवर्स बाइसिंग में होते हैं। तो अभी सैचुरेशन रीजन की बात हो रही है, तो दोनों ही किस में होंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग में। तो आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस जो कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से निकाले हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के, एंड होपफुली ये जो क्वेश्चंस है आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे, आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल होंगे। तो इसी तरह से अब जो नेक्स्ट डेज बचे हैं, 3-4 दिन जो बचे हैं, उसमें मैं आपको बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चंस भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली कल के डेट में मैं आपको जो क्वेश्चंस अपलोड करूंगा वो क्वेश्चंस होंगे आपके सॉलिड स्टेट के, और या फिर वो क्वेश्चंस होंगे मॉडर्न इससे, आपका क्या बोलते हैं उसको, क्वांटम फिजिक्स से। या तो वो होंगे सॉलिड स्टेट से या होंगे क्वांटम से, कल के क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो वीडियो को छोड़ने के पहले यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाते जाते लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आपको कोई सजेशन हो तो वो ज़रूर कमेंट करके आप बता देना। इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।